4 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, जनरेटर वर्क करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, मोटर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, और गैल्वानोमीटर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। गैल्वानोमीटर वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉइल, टॉर्क एक्टिंग इन अ करंट कैरिंग कॉइल। So C is the right option. Transformer work on the principle of mutual induction. Transformer की इसके coil कहते हैं, ये primary number of turns हैं, these are said to be secondary number of turns. अगर primary number of turns greater हों as compared to secondary number of turns तो इसे step down transformer कहा जाता है, अगर secondary greater हों तो इसे step up transformer कहा जाता है। So म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना कुछ इस तरह से है कि अगर इस प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी दो कॉइल्स जो आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकली लिंक ना हो, लेकिन एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। ट्रांसफार्मर में बेसिकली इसी प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं। या आप देख रहे हैं कि इस कॉइल के अंदर लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और वही जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसी कॉइल के साथ भी वही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है। सो इसमें जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वही मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें भी चेंज होगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। तो दिस फिनोमिना इज सेड टू बी द म्यूचुअल इंडक्शन और इसे हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 5 है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल 0.4 हेनरी है, while current change at the rate of 50 एम्पेयर पर सेकेंड। सो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी आपको गिवन है, एल भी आपको गिवन है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने फाइंड करना है। वी नो दैट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, दिस इज सेड टू बी सेल्फ इंडक्टेंस एल डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। सेल्फ इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्शन आपको गिवन थी 0.4 और डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू थी 50, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 वुड बी द राइट ऑप्शन, सी इज करेक्ट। सो डायनामो कन्वर्ट 6, डायनामो एक्चुअली जनरेटर को कहते हैं, स्मॉल जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ए ऑप्शन। याद रखें मोटर कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और जनरेटर या डायनामो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है, वाटर एक हाइट से गिर रहा है और वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है यहाँ रोटेशनल एनर्जी में और वो कन्वर्ट हो रही है नेक्स्ट फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दिस इज द सेटअप ऑफ बेसिकली जनरेटर। 7 सोलिनॉइड लेंथ एल, सेल्फ इंडक्टेंस एल हेनरी, इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल्ड सेल्फ इंडक्टेंस विल बी डबल, 2L हो जाएगी। सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ turns of the coil. Number of turns is represented by n. So C is the right option. So 8 motional EMF of straight conductor. Motional EMF VBL sin theta. A is the right option. For the sake of better understanding, इसे हम एक arrangement से भी समझ ले। ये एक कंडक्टर है जैसे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। जब इस कंडक्टर को हम v स्पीड के साथ मूव करवाते हैं तो इस कंडक्टर में जितने भी चार्जेस मौजूद हैं q चार्जेस वो भी इस v स्पीड के साथ मूव करते हैं। वी नो दैट जब कोई कंडक्टर उसमें मौजूद चार्जेस किसी स्पीड के साथ मूव करते हैं तो उन पर जो फोर्स लगती है दैट इज इक्वल टू QVB। ये वो फोर्स है जो उन चार्जेस पे अप्लाई होती है जो स्पीड v के साथ मूव कर रहे होते हैं। जो लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर है ये लेंथ ऑफ कंडक्टर L। वी नो दैट जब कोई भी चार्जेस मूव करते हैं तो वहाँ पे चार्जेस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वजह से फोर्स होती है वो QE होती है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होंगे। सो QE इज इक्वल टू इस वाली, एज वी नो दैट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट वी नो दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू EMF डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उसी फार्मूले को हमने यहाँ पे पुट किया है। सो ये है EMF डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फार्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। सो Q मल्टीप्लाई बाय EMF डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन है इसके साथ इक्वेट कर देंगे और यहाँ हमारे पास EMF इज इक्वल टू VBL आ जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF developed in a conductor when it moved with the speed v perpendicular to the magnetic field। साथ इसके sin थीटा है। if the conductor is placed perpendicular to the magnetic field so sin थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी and this is the value of maximum EMF induced in the conductor। so A is the right option। 9 a real transformer। याद रखें रियल ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट पावर हमेशा ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आउटपुट पावर के। दुनिया में जितने भी मशीन्स हैं सारी की सारी उस पर आप काम ज़्यादा करते हैं लेकिन वो आउटपुट आपको कम देती हैं। रियल ट्रांसफार्मर में, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में हम इनपुट पावर को आउटपुट पावर के इक्वल लेके कुछ फार्मूलाज के डेरिवेशंस करते हैं
जो कि चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक है। सो दो टाइप्स हैं ट्रांसफार्मर की, एक स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल। एज वी नो दैट EMF is equal to directly proportional to number of turns multiplied by rate of change of flux। सो जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगी वहाँ पे EMF ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सेकेंडरी में क्या होता है, स्टेप अप में क्या होता है कि जो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये कम है, इसलिए यहाँ पे अगर EMF कम है तो सेकेंडरी पे EMF ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 50 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल EMF है तो यहाँ पे जो सेकेंडरी पे EMF इंड्यूस होगा वो हो सकता है कि 100 वोल्ट हो। ये हमने एक रफ कैलकुलेशन डिस्कस की है। सो 10 आंसर बी इज द राइट ऑप्शन। 11 मैग्नीट्यूड ऑफ EMF डिपेंड्स जनरेटर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, ऑल अबव। तो सब पे डिपेंड कर रही है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। वगैरह अगर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जिसको हमने अभी एग्जाम्पल में देखा है, इट इज 100% एफिशिएंट, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग वुड बी द सेम। सो पावर एक फैक्टर है जो सेम होगा वहाँ पे अगर 100% एफिशिएंट है। देखो करंट सेम नहीं हो सकता, वोल्टेज सेम नहीं हो सकता। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब है कि सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से हमेशा ज़्यादा होगा और करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर वोल्टेज चेंज होता है तो करंट भी चेंज हो जाता है। सो पावर एक फैक्टर रह जाता है जो एफिशिएंसी के साथ रिलेटेड है। 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर इट मीन्स इट इज़ आइडियल ट्रांसफार्मर, और आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में पावर अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। सो सी इज द राइट ऑप्शन। 13 बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत शार्प किस्म के बच्चे भी इसको गलत कर देते हैं और इसकी लेंथी कैलकुलेशंस में चले जाते हैं। द कॉइल ऑफ AC जनरेटर रोटेट एट द रेट ऑफ 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF एट द आउटपुट। जो ही हमारी एक आदत होती है कि हम जो ही MCQ में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं लगी हुई 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो हम अपने जहन के अंदर फार्मूले घुमाने बैठ जाते हैं कि यहाँ पे फार्मूला कौन सा, लंबे लंबे फार्मूले घुमाने। जब आप फार्मूले घुमाने बैठ जाते हो तो आप उस MCQ में स्टक होकर रह जाते हो। MCQ का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड, इसका मतलब ये है कि जो कॉइल है ये 1 सेकंड में 50 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रही है। ये बेसिकली डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। सो 1 सेकंड में अगर ये कॉइल 50 रेवोल्यूशंस कर रही है तो इसका आंसर 50 हर्ट्ज होगा। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। Next, EMF induced in a loop of area given as 0.4 meter square when it is moved from one point to another point in a strong magnetic field from 30 Tesla to zero magnetic field location in 0.5 seconds। So EMF induced आपने इसमें फाइंड करना है। 30 टेस्ला एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा B क्या हो जाएगा, वो 30 होगा। सो वी नो दैट EMF इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T, डेल्टा फाई डेल्टा B इंटू एरिया। डेल्टा B आपको उस क्वेश्चन के अंदर गिवन है विच इज़ 30 माइनस 0, 30 टेस्ला आएगा मल्टीप्लाई बाय A, एरिया 0.4 है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, 12 डिवाइड बाय टाइम गिवन है 0.5, सो इट वुड बी 24 वोल्ट। सो माइनस 24 वोल्ट इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। 15 एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इंडक्टर इज इक्वल टू। इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सो उसके एंड में हमने इसका आंसर निकाला था B² डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 16 है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी और फेडरल बोर्ड में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस पोजेसेस द हाईएस्ट इलास्टिसिटी। सो याद रखो इलास्टिसिटी डिफाइन करती है किसी भी मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। Highest elasticity is the property of the material to regain its original shape or original size after the removal of stress. So rubber will possess highest elasticity. A is the right option. यहाँ पे ग्लास की सबसे कम इलास्टिसिटी होगी, कॉपर की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, सॉरी स्टील की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी और कॉपर की एलोंगेशन सबसे ज़्यादा होती है। रबर इलास्टिसिटी मैक्सिमम होती है, ग्लास की सबसे लीस्ट इलास्टिसिटी, कॉपर एलोंगेशन सबसे ज़्यादा है और स्टील जो है वो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा पोसेस करता है। सो ये MCQ इस तरह से स्टेटमेंट चेंज करके रिपीट होता रहता है। ऑप्शंस यही होते हैं यूजुअली। इसका रीज़न है कि इंटरमीडिएट की स्टेज तक हम इतनी ज़्यादा मटेरियल्स फिजिक्स में कवर नहीं करते। मोस्टली जो ये स्टडी है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स की, इसमें 4-5 मटेरियल्स ही हमने डिस्कस किए हुए होते हैं। ग्लास है, रबर है, स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। सो इन मटेरियल्स की आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए।
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट के ऊपर नेक्स्ट एमसीक्यू है. वी नो दैट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. स्ट्रेन इज रेशो ऑफ लेंथ, सो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता. सो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट स्ट्रेस के बराबर होता है. स्ट्रेस में फोर्स का यूनिट न्यूटन है, मीटर का एरिया का मीटर स्क्वायर है. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर. और यहाँ पे ए ऑप्शन. 18 व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस. तो स्ट्रेस की डायमेंशन को कैलकुलेट कर लेते हैं. सो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइड बाय एरिया. फोर्स वी नो दैट F इज इक्वल टू ma. मास की डायमेंशन m, a की lt माइनस 2 एंड एरिया की डायमेंशन l स्क्वायर. और यहाँ से ये कैंसिल होके m l माइनस 1 t माइनस 2 हो जाएगी. सो डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस भी अक्सर पेपर में आ जाता है. यंग मॉडुलस की भी वही डायमेंशन होगी क्योंकि स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस यूनिट है. ये एक पैरामीटर है, क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस. इसलिए यंग मॉडुलस और स्ट्रेस की डायमेंशन भी सेम होती है और इसका फॉर्मूला भी सेम होता है. 19 एक वायर है 20 न्यूटन की फोर्स से स्ट्रेच की गई है. लोअर एंड से वेट स्ट्रेच बाय वायर बाय 1 मिलीमीटर स्ट्रेचनेस वायर के अंदर आई है. स्ट्रेन एनर्जी वायर के अंदर कितनी. सो चैप्टर नंबर 16 स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स 1/2 फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ. सो 1/2 F इंटू एल. आप इस फॉर्मूले में चीज़ें पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा इट विल बी 0.01. सो ए इज द राइट ऑप्शन. सो 20 energy gained per unit volume of the material is given by 1/2 stress into strain. B is the right option. फॉर्मूला और इसकी डेरिवेशन. इसकी डेरिवेशन और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी 16 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में शामिल है और ये आपका B वुड बी द राइट आंसर. सो स्टूडेंट्स 20 MCQs हो चुके हैं. 20 MCQs के साथ ही इस सेशन को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट MCQs नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे. यूट्यूब की वीडियो तो है नहीं इसलिए वो बातें तो की नहीं जा सकती कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे. सो नेक्स्ट वीडियो आपके पास उसी ग्रुप में देखिएगा 20 से आगे के MCQs के लिए.